फॉर्म है ना ये। जब मैं यूआरएल में करना। हाँ तो यही करोगे सेम चीज। बस किसी भी पैरामीटर पे ट्राई करोगे कंटेंट आपका यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे कोई भी आईडी का जो पैरामीटर है वो वेरिएबल है। अनु म्यूट करना अपने आपको। हम्म। कोई भी आईडी का जो पैरामीटर है किसी भी साइट का वो वेरिएबल है। तो हम आगे यूआरएल एन्कोडिंग लगाएंगे या नहीं, या वो खुद कर लेंगे। यूआरएल नहीं लगाओगे आप, आईडी पैरामीटर के आगे यही सब आप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दोगे एज इट इज। अगर आपको यूनियन या एरर बेस जो भी आइडेंटिफाई करना है, स्पेस नहीं, इक्वल्स टू के जस्ट बाद से आप सारा क्वेरी डाल दोगे। जैसे यही चीज है ना, तो आप मान के चलो यही आपको टाइप करना है, तो आपका कोई वेबसाइट है, आप ऐसे डाल दोगे इसके आगे सारा। ये वेबसाइट का एक पैरामीटर था आईडी, आईडी पैरामीटर आपको लग रहा है वल्नरेबल है, तो उसके आगे आप जस्ट सारा कुछ डाल दोगे उठा के। तो आपको ये वाला स्पेस तो वो %20 में कंसिडर वो कर देगा, %20 में, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आपको नहीं करना, वो खुद ही करेगा, अब आपका ब्राउजर खुद कर देता है। बट लास्ट वाले स्पेस को आपको मैन्युअली एनकोड करना पड़ेगा। लास्ट वाला स्पेस बेसिकली होता क्या है कि इसके एंड में जितने भी स्पेस होंगे ना, मतलब कुछ लिखा नहीं है आपने, सिर्फ स्पेस डाल रखे हैं, तो उसको कंसिडर नहीं करता आपका ब्राउजर। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा %20, क्योंकि ये माई सीक्वल था इसीलिए। कोई और होता तो आपको स्पेस की जरूरत ही नहीं थी लास्ट में लगाने की, तो सिर्फ डबल हाइफन से काम हो जाता। क्योंकि ये माई सीक्वल डेटाबेस है, इसलिए आपको एंड में लिखना पड़ेगा %20। ठीक है, क्योंकि %20 का मतलब होता है यूआरएल एन्कोडिंग में स्पेस, या फिर आप इसको प्लस से रिप्लेस कर दो, प्लस से भी, प्लस भी और %20 दोनों चीज आपको बताता है कि आपने स्पेस प्रोवाइड करा है। ठीक है, अब हम दो चीजें यहाँ पे समझेंगे, पहला है हाउ टू एनुमरेट टेबल नेम एंड सेकेंड है हाउ टू एनुमरेट कॉलम नेम। सबसे पहले टेबल्स के नाम पता करने के लिए आपको यही कुछ स्टेटमेंट यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से आप कुछ चीजें समझ लीजिए। अब आपके एक माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस होता है जिसका नाम क्या होता है, माई सीक्वल डीबीएमएस के अंदर एक डेटाबेस होता है, उसका नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। और इसके अंदर एक टेबल होती है, एक नहीं बल्कि बहुत सारी टेबल्स होती हैं, जिसमें से हमें दो टेबल का काम है। एक टेबल का नाम होता है टेबल्स, और एक टेबल का नाम होता है कॉलम्स। इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, आपका डेटाबेस हो गया, ये डेटाबेस का नाम है एक। जैसे अभी आप कौन से डेटाबेस पे थे, एनओवास्प देखा था आप लोगों ने, एनओवास्प पर क्या आ रहा था, वो करेंट डेटाबेस था आपका। वैसे ही एक और ये वाला जो डेटाबेस होता है वो प्री बिल्ट होता है, होगा ही होगा हर एक माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर। तो उसका नाम क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। उसके अंदर एक टेबल होती है जिसका नाम क्या होता है, टेबल्स। और उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जिसमें से एक कॉलम का नाम मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है, जो सेम होता है हर हर कंडीशन में। ऐसा नहीं कि ये आपके केस में माई सीक्वल में कुछ और होगा, मेरे में कुछ और होगा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता। ये प्री बिल्ट सेटिंग्स हैं जो होती ही होती हैं, इनको आप छेड़ नहीं सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एज इट इज याद रखनी है आपको ये। दोबारा बता देता हूँ, डेटाबेस का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। टेबल का नाम क्या है, टेबल्स, एस नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। और कॉलम का नाम क्या है इस टेबल में, टेबल अंडरस्कोर नेम। यहां तक समझ आया। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, इस डेटाबेस की टेबल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे, एंट्रीज होंगी इस कॉलम के अंदर, वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। मतलब आपको ओवरऑल क्या पता चल जाएगा, इस डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर कितने कॉलम, कितने टेबल नेम है, जितने भी टेबल के नाम होंगे, जितनी भी टेबल्स इस डेटाबेस के अंदर बनी होंगी, वो सारी आपके सामने निकल के आ जाएंगी। आप कभी भी एक नया टेबल बनाते हो किसी भी डेटाबेस के अंदर, उसकी एंट्री कहाँ पर राइट हो जाती है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स के अंदर राइट हो जाती है उसकी एंट्री। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके टेबल नेम वगैरह कहाँ मिलेगा आपको, टेबल अंडरस्कोर नेम कॉलम के अंदर। तो ये क्वेरी आपको सारे टेबल्स के नाम बताएगी जो उस डेटाबेस पर अवेलेबल है। एक बार चेक कर लीजिए। और इन सभी के नाम कहाँ पर आएंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट फील्ड के अंदर डाला है, टेबल अंडरस्कोर नेम के अंदर डाला है, तो टेबल अंडरस्कोर नेम का आउटपुट कहाँ पे आ रहा था, यूजर नेम के सामने, राइट। तो यूजर नेम के सामने आप देख सकते हो कितना बड़ा ये स्क्रॉल है, आप देख सकते हो ऊपर स्क्रॉल यहाँ पे है ये, कितने सारे टेबल के नाम हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। ये सारे क्या हैं, टेबल के नाम।
होता ही है, बहुत सारी डिफॉल्ट टेबल्स होती हैं जो आपके मशीन पर, मतलब आपके डेटाबेस के अंदर पहले से ही होती हैं, वो आप बनाते नहीं हो, पहले से ही बनी होती हैं वो। ये इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर सारे टेबल्स के नाम और सारे टेबल्स की डिटेल्स मिलती है, क्योंकि हमें नहीं पता टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है। वो डेटा इंफॉर्मेशन स्कीमा के पास है। तो आप इंफॉर्मेशन स्कीमा को क्वेरी कर रहे हो और आप उससे डेटा निकाल रहे हो। तो ये आपको सारे टेबल्स के नाम बता देगा, ये जो आपके जितने भी सामने दिख रहे हैं ये सब टेबल्स के नाम है। हाँ, क्या हो गया? हाँ, ये एक तरीके से एक कॉमन डेटाबेस है जो सारे डीबीएमएस को मैनेज कर रहा है, इस माई सीक्वल डीबीएमएस को, इस सर्वर पे जो पड़ा हुआ है उसको मैनेज कर रहा है, उसके सारे कंटेंट्स को ये मैनेज कर रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब इसमें से आपको वो टेबल फाइंड करनी है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। आपको उसमें से वो टेबल फाइंड करनी है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो आप कैसे भी फाइंड कर लो, कंट्रोल एफ करके। जैसे आप यूजर्स नाम से टेबल ढूंढ सकते हो कि यूजर्स नाम की कोई टेबल है या नहीं, इसको आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही टेबल्स होती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी न किसी चीज की। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से देख के नहीं पता चल सकता कि इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल कंटेंट है या नहीं। राइट। आप अकाउंट्स नाम की टेबल सर्च कर सकते हो, जैसे हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पे एक अकाउंट्स नाम की टेबल थी, वो आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है कि टेबल का नाम है अकाउंट्स। ठीक है। अब क्योंकि हमें यूजर नेम पासवर्ड से मतलब है, तो हम कौन सी टेबल को ये भी टारगेट करेंगे, अकाउंट्स। क्यों अकाउंट्स टेबल? क्यों? क्योंकि जब हमने क्वेरी रन करी थी तो वो यूजर नेम और पासवर्ड के जो कॉलम नेम आपको दो दिखाए गए थे, दिखे थे ना, वो कौन से टेबल के थे? अकाउंट्स टेबल के थे। तो इसलिए अभी हम लोग कौन सी टेबल को टारगेट करेंगे? अकाउंट। बाकी आप किसी भी टेबल को टारगेट करो, यूजर्स ये वो, आप सबको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको सारे टेबल्स के नाम बता देगा, कौन कौन से टेबल्स वहां पर हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ये सब कैसे, वो आप यूनियन अटैक करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये क्वेरी लिख लीजिएगा, ये क्वेरी आपको हेल्प करेगी। इसमें टेबल नेम कॉलम का नाम है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डेटाबेस का नाम है, और टेबल्स टेबल का नाम है। माई सीक्वल के अंदर। तो उसके बाद तो टेबल का लेगा। हाँ हाँ, तो डेटाबेस के अंदर की मैं एक टेबल की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी आप जिस करंट डेटाबेस में है उस डेटाबेस का नाम है एन ओवास। हमें उसकी टेबल नहीं चाहिए। अभी आप अगर कोई टेबल का नाम डालोगे यहाँ पे तो उसी टेबल का नाम आएगा जो एन ओवास डेटाबेस के अंदर बनी हुई है। बट हमें क्या करना है, हमें उससे बाहर निकल के किसी और टेबल को क्वेरी करना है। तो जब आप किसी और डेटाबेस की टेबल को क्वेरी करते हैं, तो डेटाबेस का नाम आप पहले प्रोवाइड करोगे, फिर डॉट, और उसके बाद उस टेबल का नाम जिसको आप क्वेरी करना चाहते हो। अगर करेंट डेटाबेस के करना होता तो डायरेक्टली आप टेबल का नाम डाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अगर आपको पता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर और कौन कौन सी टेबल्स हैं। नहीं नहीं नहीं, वो यूजर्स नाम की टेबल नहीं है। वो यूजर नाम की जो टेबल आपके सामने आई है ना, वो जरूरी नहीं इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर हो। इसकी जरूरी नहीं इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर हो वो। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्कीमा एक अलग डेटाबेस है। समझ आ रहा है? ये जो आपके सामने सारी टेबल्स आई है, ये जितने भी डेटाबेस इसके अंदर बने हुए हैं सभी की है। अब आप नहीं कह सकते ना कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर है, कौन सी एनओवास्प के अंदर है। अलग अलग डीबीएमएस, देखो एक डीबीएमएस होता है, मैंने आपको हायरार्की बताई थी ना, इसलिए मैंने समझाया था वो चीज आप लोग को। जैसे आपको पता है कि आपका माई सीक्वल क्या है, आपका एक डीबीएमएस है, ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है टॉप पे। ठीक है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, बहुत सारे डेटाबेस होंगे पहले इसके अंदर। ठीक है, मान के चलो एक डेटाबेस का नाम है यही इंफॉर्मेशन स्कीमा, एक डेटाबेस का नाम है एनओवास्प। ठीक है, ये दो डेटाबेस अभी हमें पता चले हैं। अब इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा जो ये डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारी कॉलम्स टेबल्स होंगी, बहुत सारी टेबल्स होंगी, जिसमें से एक टेबल का नाम है टेबल्स और एक टेबल का नाम है कॉलम्स, जिनका भी जिसका भी हम दूसरी में यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक का नाम हो गया टेबल्स और एक का नाम हो गया कॉलम्स। तो ये दो टेबल हैं इसके अंदर, इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस के अंदर। वैसे ही एनओवास के अंदर भी बहुत सारी टेबल्स होंगी, जिसमें से हमें एक टेबल का नाम पता है अकाउंट्स, क्योंकि अभी हम उससे पहले अकाउंट्स वाले टेबल को क्वेरी कर रहे थे, तो अकाउंट्स नाम की टेबल हमें पता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आप अभी यहाँ पे अगर किसी भी टेबल का नाम डालोगे तो ये अकाउंट्स का नाम नहीं डाल सकते आप यहाँ पे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस का पार्ट नहीं है। आप यहाँ पे उस टेबल का नाम डालोगे जो इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस का पार्ट है।
तो आपको पहले वो ऐसे नहीं बता सकते ना, आप उसको क्वेरी करने के लिए डेटाबेस का नाम भी पता करो। वो जो जो भी आपके सामने निकल के आ रहा है टेबल का नाम, वो कौन से डेटाबेस का पार्ट है वो भी आप पता कर सकते हो। तो वो पता करोगे और जब आप तब आप उसके डेटाबेस का नाम डालोगे और उसके टेबल का नाम यहाँ डालोगे। अभी हमें जो चीज कॉमन है जो हर एक डेटाबेस में मिलेगी मिलेगी जिससे आप टेबल्स के नाम कॉलम्स के नाम क्वेरी कर सकते हो, वो है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। ठीक है। हाँ, इनमें से मतलब इनमें जितने भी डेटाबेसेस यहाँ पे बने हुए हैं इस सीक्वेंस में उनमें से किसी के अंदर भी हो सकती है। अब आपको ही नहीं पता, वो यहाँ से देख के नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपको जो पता चला है वो यही थे कि अभी हमें दो डेटाबेस के नाम पता है, एक ये और एक ये, क्योंकि हमने एक डेटाबेस फंक्शन से पता किया था और एक हमें जो कॉमन होता है ये सारे डेटाबेसेस में वो वाला हमें पता कर लिया। हाँ, सारी टेबल्स के नाम आपको पता चल गए। हाँ, किसी भी डेटाबेस का टेबल के नाम तो पता चल जाएंगे, बट आप ये कैसे पता करोगे कि वो कौन से डेटाबेस का पार्ट है, राइट? और जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक उसको आप क्वेरी भी नहीं कर सकते यहाँ से, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, तो आपको यहाँ से टेबल्स के नाम और वो जो इंफॉर्मेशन थी वो पता चली। अब हमें यहाँ से जो अकाउंट्स टेबल हमें मिली थी इसके सारे क्या चाहिए, हमें कॉलम्स के नाम पता करने हैं। तो वो कॉलम के नाम पता करने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट दोबारा आप यूज करोगे, जहां पर इस बार टेबल का नाम क्या होगा, कॉलम्स, क्योंकि हमें इस बार कॉलम्स का कंटेंट चाहिए है। और यहाँ पर वहां पर एक कॉलम नेम होता है जिस कॉलम का नाम क्या होता है, कॉलम नेम। जैसे वहां पहले टेबल नेम था, इस बार कॉलम का नाम क्या होगा, कॉलम नेम। एंड इसके अलावा हमें अगर ये तो क्या करेगा, सारे कॉलम्स आपके सामने प्रिंट कर देगा, हमें सारे कॉलम से मतलब ही नहीं है। हमें तो एक ही टेबल से, टेबल के कॉलम से मतलब है, उसका नाम हमने क्या निकाल लिया था, अकाउंट्स। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा दोगे, वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, अभी आपने निकाला टेबल नेम, कॉलम का नाम निकाला था ना, इसका कंटेंट आपने देखा था, वहां पे आप एक कंडीशन डाल दोगे, वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू अकाउंट्स। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके सामने सिर्फ एक ही टेबल के कंटेंट्स आएंगे, वो टेबल है अकाउंट्स। अकाउंट में जितने भी कंटेंट होगा, जो भी चीजें होंगी उसके अंदर, वो कॉलम्स के नाम आपके सामने आएंगे। तो एक बार इसको यूज करके देखिए। तो ये जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सब आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, माई सिग्नेचर, ये सब क्या है, आपके कॉलम नेम है इसके अकाउंट्स टेबल के, राइट? तो अब जब आपको दो चीजें मिल गई, कॉलम्स के नाम मिल गए और टेबल का नाम मिल गया, तो आप एक सिंपल स्टेटमेंट बना सकते हो कुछ इस तरीके की, जहाँ पे इस तरीके की एक सिंपल स्टेटमेंट भी बना सकते हो आप। मेरी रिकॉर्डिंग से लिख लेना, या तो ये फाइल में शेयर कर दूंगा, फाइल से लिख लेना आप लोग। ठीक है, अभी इस प्रैक्टिकल को मुझे कंप्लीट करने दो एक बार। तो फाइनल जो स्टेटमेंट आपकी बनेगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। कॉलम के नाम क्या क्या पता चल गया हमें, ये सारे कॉलम्स के नाम है। अब आपको इनमें से जिन भी तीन कॉलम के नाम, तीन क्यों, मैक्सिमम तीन क्यों, क्योंकि आप एक बार में तीन ही निकाल सकते हो, है ना? तो जो भी तीन आपको लग रहा है, जैसे एक यूजर नेम, एक पासवर्ड और एक ले लो जैसे कि इज एडमिन, ये भी पता चल जाएगा कि वो यूजर एडमिन है या नहीं। अगर इस एडमिन का वैल्यू ट्रू होगा तो यूजर एडमिन है, अगर इस एडमिन का वैल्यू फॉल्स होगा तो यूजर एडमिन नहीं। तो ये तीन कॉलम के नाम आप इन तीनों जगहों पे लिख दीजिए। पहले में तो नल आ जाएगा क्योंकि पहला वाला विजिबल नहीं था। सेकंड वाले में आप डाल दीजिए यूजर नेम, थर्ड में डाल दीजिए पासवर्ड, और फोर्थ में डाल दीजिए आप इज एडमिन। और बाकी जगहों पे सही है। हाँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम अकाउंट्स। तो ये आपकी ओवरऑल क्वेरी हो जाएगी। हमने बता दिया अकाउंट्स टेबल के ये तीन कॉलम्स का आउटपुट आपको आपके स्क्रीन पर देखना है। तो ओपन कर लीजिए, इसको कॉपी करिए इस स्टेटमेंट को, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके देखिए। तो पहला यूजर ने पासवर्ड क्या मिला आपको, एडमिन एडमिन, उसका ट्रू आ रहा है क्योंकि वो यूजर एडमिन है। सेकंड एड्रियन, और उसका पासवर्ड क्या है, सम पासवर्ड, और उसका वो भी क्या आ रहा है, ट्रू। उसमें फॉल्स आ रहा है तो वो एडमिन यूजर नहीं है। तो जितने भी यूजर्स यहाँ पे हैं, एक और ट्रू है यहाँ पे, ए बेकर,
बाकी सारे फॉल्स हैं। तो जो भी आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से मिल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे काम करेंगे। समझ आ रहा है? बस यहीं पे तो ये मिल गया आपको यूजर नेम पासवर्ड। अब अकाउंट एक्सेस करो, एडमिन, और ये जैसे आपने डाल दिया एडमिन और एडमिन, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अकाउंट का एक्सेस आ गया। उसका जो भी सिग्नेचर था, जो भी मिलना था, वो आपको मिल गया। यूजर नेम पासवर्ड और एडमिन, जो भी फंक्शनैलिटी थी अकाउंट की वो मिल गई। अकाउंट लॉगिन करके यही तीन चीजें उनको दिखनी थी। यूजर, हाँ, इनमें से किस जितने भी यूजर नेम आपके सामने आए उसका पिछला भी कर दो। हाँ, जिस भी वेबसाइट पे आप ये स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर पा रहे हो, मतलब जो वेबसाइट ये सब चीजें एक्सेप्ट कर रही है, सिंगल कोट्स को, नल को, फ्रॉम को, सिलेक्ट को, यूनियन को अगर एक्सेप्ट कर रही है तो उन पे सभी पे ट्राई कर सकते हो आप। हाँ हाँ, वहां पे भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके सिंगल कोड एक्सेप्ट हुआ था। अब बाकी चीजें ट्राई कर लो वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की जगह करके। यूजर नेम नहीं, पहले आप एनुमरेट करो क्या क्या डेटा वहां से मिल रहा है। और यूजर नेम पासवर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूरी है, क्योंकि आपका वो पोर्टल एसक्यूएल डेटाबेस ही चेक कर रहा है। यूजर नेम पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए कहाँ पे कंपेयर कर रहा है, वो डेटाबेस पे कर रहा है। तो डेफिनेटली यूजर नेम पासवर्ड तो मिलेंगे, बट उसके साथ बहुत सारे डेटा भी मिल सकता है। कर सकते हैं, आपकी आईपी ब्लॉक कर सकते हैं अगर उन्हें लगेगा कि आप मेलिशियस क्वेरीज भेज रहे हैं। किसका? हाँ, देखो आप कंटिन्यूसली 10 15 20 क्वेरी बहुत सारी भेजे जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। हो सकता है एक दो में भी ले जाए, उसमें कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि कुछ कंपनी बहुत ज्यादा, कुछ कंपनीज की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे उनको क्यों नहीं पता चलेगा? आप जो भी कंटेंट डाल के रिक्वेस्ट में भेजोगे ना, सारा डेटा उनका सर्वर साइड पे लॉग्स में सब एंट्री हो जाता है। कि जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होगा ना, सॉक का मॉनिटरिंग सिस्टम, फायरवॉल होगा, आईडीएस होगा, वो सब अलर्ट जनरेट करेगा, तुरंत पता चलता है उनको। तो बिल्कुल, उनके उनके लॉग्स में सारा डेटा होगा। अगर वो लॉग चेक करते होंगे तो उनको ये पता होगा कि किसी ने ये टाइम पे लॉग एडमिन अकाउंट को एक्सेस किया था इस क्वेरी के साथ। उन्हें सारी चीजें पता रहेंगी। कर सकता हूँ, कोई भी वेबसाइट आपके अगेंस्ट सर्वे कर सकती है। सारी चीजें इसलिए बगों की वेबसाइट होती है, ये चीजें ट्राई करते हैं लोग, बाकी किसी भी ऐसी वेबसाइट की परमिशन नहीं। बगों की वेबसाइट आपको ये परमिशन देती है कि आप ये बग्स आइडेंटिफाई करिए, और जो भी मिलता है उसके बदले आपको बाउंटी दिया जाता है। बट उनकी गाइडलाइंस होती हैं, वो पढ़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको बग्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी तो आपने ये मैनुअल तरीका देखा, नेक्स्ट क्लास में आपको एसक्यूएल मैप में यूज कराऊंगा, जिसके थ्रू हम यही चीज ऑटोमेट करेंगे। अभी आपने जो ये चीज पूरा 1 घंटे में कराया, वही चीज वो 2 से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देगा, किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पे भी आप कर सकते हो। कर लीजिए, लेकिन आपके पास पहले देखो, मैं ऑथेंटिकेशन बाईपास करके दिखा सकता हूँ। अगर आप ये डेटाबेस एक्सेस करना वाला यूज करोगे किसी वेबसाइट के अगेंस्ट, तो वो ये ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आप पूरा डेटाबेस का एक्सेस कर रहे हो उसका। वही चीज मैं इनको बता रहा था अभी कि वेबसाइट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है अगर आपके पास उनका परमिशन नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट ईयर ही मेरे एक फ्रेंड था, उसके अगेंस्ट उसने एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी निकाली थी। यूनियन या ब्लाइंड में से कोई था, और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया था। तो वो कोड वोड और उसके चक्कर उसको काटने पड़े, क्योंकि कंपनी कुछ भी कर सकती है, वो आपको रिवॉर्ड भी दे सकती है अगर आप उनको बग को आइडेंटिफाई करके बताओ। और उसने यही किया था, उसने रिपोर्ट किया था, बट क्योंकि परमिशन नहीं ली थी तो कंपनी ने एक्शन ले लिया उनके ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज ध्यान से करिए हमेशा, क्योंकि अगर परमिशन नहीं है तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है किसी भी तरीके का। और एसक्यूएल इंजेक्शन इसलिए क्रिटिकल होती है क्योंकि ये पूरा कंपनी के क्लाइंट और उनके खुद के इंटरनल रिसोर्सेज का डेटाबेस होता है पूरा ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको परफॉर्म करके देखिएगा। पता सारी चीजें होनी चाहिए, जब परमिशन मिले तो ये सारी चीजें ट्राई करके देखो। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एसक्यूएल मैप देखेंगे, और वही आपका लास्ट टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। क्या कह रहे हैं?